हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईआर स्टडी चैनल के इस प्लेटफॉर्म पे। आज जो हमारी क्लास रहने वाली है वो रहेगी बायोलॉजी की चौथी क्लास, यानी बायोलॉजी का ये चौथा लेक्चर है आपका। जैसा कि मैंने तीसरे लेक्चर में या तीसरी क्लास में बताया था कि आज यानी जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी वो डीएनए और आरएनए की स्ट्रक्चर पे रहेगी। लेकिन जिस तरह से मेंडल के नियम में हमने क्या पढ़ा था, क्रॉस कराना, मतलब मोस्ट ऑफ जहाँ मेंडल के नियम आ रहे थे और मेंडल के अपवाद भी आ रहे थे, यानी मेंडल के जो अपवाद आ रहे थे उन सभी में हम क्या पढ़ रहे थे, उनका क्रॉस टेस्ट करवाना। जब उनका क्रॉस टेस्ट करवा रहे थे तो अब जो आपके मतलब आज की जो क्लास रहने वाली है वो उसी से रिलेटेड, यानी जो आपका लिंग निर्धारण है, मनुष्यों में लिंग निर्धारण है और आनुवंशिक विकार, यानी आपके जो आनुवंशिक विकार कौन कौन से, यानी कौन कौन सी बीमारियां हैं, तो उसमें भी मोस्ट ऑफ क्रॉस टेस्ट आ रहा है। तो मैं इस टॉपिक को इसलिए उसके साथ में लेके चल रहा हूँ। सोचा था इसको बाद में बनाएंगे जिस तरह से सिलेबस है, लेकिन मेंडल के नियमों में भी क्रॉस टेस्ट हो रहा था, ठीक है, और इसमें भी क्रॉस टेस्ट हो रहा है। तो वो चीज़ें धीरे धीरे एक साथ आप धीरे धीरे सीखते रहोगे कंटिन्यू, इसलिए इसको मैंने पहले ले लिया है। तो अब देखें, जिस तरह से अपने सिलेबस में लिखा हुआ है कि मनुष्यों में लिंग निर्धारण और आनुवंशिक विकार, तो पहले लिख लेते हैं एक मनुष्यों में, मानव में लिंग निर्धारण। आज की जो हेडिंग हो जाएगी वो हो जाएगी अपनी मानव में लिंग निर्धारण। मानव में हो जाएगा लिंग निर्धारण। मानव में लिंग निर्धारण यानी सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, ठीक है, इसका मतलब इंग्लिश में क्या हो जाए, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। तो ये अपना हेडिंग हो जाएगी, ये अपना आज का टॉपिक है मानव में लिंग निर्धारण। आप इस हेडिंग को लिख लिए। इसके बाद में अब देख लेते हैं कि क्या गुणसूत्र होते हैं, कितने गुणसूत्र होते हैं। तो देखो, मैं एक साथ अगर इसको देख लेते हैं तो मानव में यानी जो एक कोशिका होती है उसमें 46 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। यूं देखा जाए तो 43 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। तो इसमें लिख सकते हैं अपन कि मानव की एक सेल में, मानव की एक सेल में 46 या 23 जोड़ी, 23 जोड़ी क्रोमोसोम या गुणसूत्र, क्रोमोसोम या गुणसूत्र पाए जाते हैं। गुणसूत्र पाए जाते हैं। देखो, मानव की एक सेल में 46 गुणसूत्र या 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें से मैं लिख रहा हूं, आप मेरे साथ ही लिखिए। इनमें से अगर बात करें तो 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं, कितने, यानी 44 या 22 जोड़ी, 22 जोड़ी गुणसूत्र नर और मादा दोनों में समान होते हैं, ठीक है। 22 जोड़ी गुणसूत्र नर व मादा दोनों में कैसे होते हैं, सेम सेम ही होते हैं, दोनों में सेम होते हैं, सेम होते हैं। और इन 22 जोड़ी गुणसूत्रों को क्या कहा जाता है, एलोसोम्स कहा जाता है, ठीक है। 22 जोड़ी, यहां लिख लेता हूं इसको, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा देखा जाए तो मानव के एक सेल में 46 गुणसूत्र या 23 जोड़ी गुणसूत्र, जिसमें से या इसमें से 22 जोड़ी यानी 44 गुणसूत्र कैसे होते हैं, नर व मादा में सेम होते हैं, जिन्हें एलोसोम्स कहा जाता है, जिन्हें सॉरी एलोसोम नहीं, इन्हें ऑटोसोम्स कहा जाता है, ऑटोसोम्स कहा जाता है। अब देखना, देखो, लेकिन जो नर होता है उसका जो 23वां जोड़ी का जो गुणसूत्र होता है वो अलग होता है। तो ये सभी जानते हैं, जिस तरह से मादा में एक्स और एक्स गुणसूत्र होता है और नर में एक्स और वाई गुणसूत्र होता है। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन नर में
23वें जोड़ी का गुणसूत्र एक्स वाई होता है। एक्स वाई होता है, देख ऑटोसोम्स कहते हैं। और मादा में 23वां गुणसूत्र कौन सा हो जाएगा? मादा में 23वां गुणसूत्र एक्स एक्स है, एक्स एक्स होगा। लेकिन नर में 23वें गुणसूत्र एक्स और वाई होता है। तो यहाँ एक बार इसको पूरा पढ़ लेते हैं वापिस, ठीक है। मानव की एक सेल में कितने 46 गुणसूत्र होते हैं, यानी 43 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, जिनमें से आपके 22 जोड़ी गुणसूत्रों को क्या कहते हैं? ऑटोसोम्स कहा जाता है। नर और मादा दोनों में कैसे होते हैं? वो सेम होते हैं। अब इसके बाद देखना, जो 23वां गुणसूत्र अगर मादा की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? एक्स और एक्स ही होगा। लेकिन नर की बात करें तो वो कौन सा हो जाएगा? एक्स और वाई। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं अपन कि जो आपके 22 जोड़ी या फिर 44 गुणसूत्र कौन से हो जाएंगे? ये हो जाएंगे ऑटोसोम्स। और आपका एक्स वाई गुणसूत्र 23वां जोड़ी का जो एक्स वाई गुणसूत्र होगा वो कौन सा हो जाएगा? लिंग गुणसूत्र। तो ये आपके एक्स और वाई गुणसूत्र की एक सामान्य जानकारी होगी, जिसके माध्यम से मानव में लिंग का निर्धारण होता है, ठीक है। अब इनका क्रॉस टेस्ट करवाते हैं, यहाँ देख लीजिए आप पहले, ठीक है। तो 22 जोड़ी है 44 गुणसूत्र ऑटोसोम्स कहते हैं। और 23वां जो एक्स वाई गुणसूत्र होता है किस में होता है? नर के अंतर्गत। ये कॉमन सेंस यानी कॉमन नॉर्मली बात है, 10th की बुक से लेके 11th 12th BSc MSc इन सब बुक में नॉर्मली एक्स वाई यानी 10th की जो आपकी बुक है, ठीक है, उसमें भी लिखी हुई चीज़ है। एक्स और एक्स मादा में पाया जाता है और आपका जो एक्स और वाई होता है वो नर के अंतर्गत पाया जाता है। और इन्हें जो लिंग गुणसूत्र होते हैं इन्हें एलोसोम कह सकते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें एलोसोम कहा जाता है। इन्हें ऑटोसोम्स और इन्हें एलोसोम। ये 2 पॉइंट अपने लिए इम्पोर्टेंट हैं कि नर के अंतर्गत पाए जाने वाले एक्स वाई गुणसूत्रों को क्या कहा जाता है? लिंग गुणसूत्र या फिर एलोसोम कहा जाता है। और बाकी 44 जो गुणसूत्र होते हैं आपके, ठीक है, तो उन्हें क्या कहा जाता है? ऑटोसोम्स कहा जाता है। इसको लिख लीजिए इतना। इसके बाद में हम इनका क्रॉस टेस्ट करवाते हैं, किस तरह से लिंग का निर्धारण होता है, क्योंकि अपना टॉपिक तो यही है मानव में लिंग निर्धारण। इसके बाद में हम अनुवांशिक विकार को पढ़ेंगे। इसको जल्दी से उतारिए अब एक बार। ठीक है, अब इसको मैं रफ करता हूं। यहां देखिए, अब पढ़ते हैं। जिस तरह से मादा में एक्स और एक्स गुणसूत्र होता है और नर में होता है एक्स और वाई गुणसूत्र, ठीक है। एक्स और वाई गुणसूत्र होता है जब इनके बीच में क्रॉस संकरण करवाया जाता है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं, हाँ, जब इनके बीच में क्रॉस संकरण करवाया जाता है तो यदि यहाँ 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है। अपन सीधा लिख लेते हैं, ठीक है। जब इनके बीच में क्रॉस संकरण करवाया जाता है तो पहली पॉसिबिलिटी एक्स और एक्स हुआ तो आपका मादा संतति होगी, मादा संतति होगी। और
एक्स और वाई हुआ तो नर संतति होगी। ठीक है, यानी हमें क्या मिला है, एक तो आपका यहाँ से अगर इसको और देखें तो अपन ऐसे कर सकते हैं, यहाँ से x ले लें और यहाँ से y ले सकते हैं। ठीक है, अगर और देखें तो यहाँ से अपन x ले लेते हैं और यहाँ से अपन y ले लेते हैं। तो इसका भी अगर क्रॉस संकरण करवा सकते हैं तो ये इसकी दो पॉसिबिलिटी बनती है। अगर x और x गुणसूत्र मिलते हैं तो मादा संतति का निर्माण होगा, और x और y बनते हैं तो नर संतति का निर्माण होगा। इतना उतारिए, इसके बाद में हम इसको फ्लो मतलब इनका जो ये F1 पीढ़ी मान लो आप, जिस तरह से हमने मेंडल के नियम में पढ़ा था। अब F2 पीढ़ी यहाँ देखिए, देखो एक बार आप इसको उतार लिए, मैं इसको रफ करके यही बता देता हूँ कि जो 44 गुणसूत्र होते हैं, या फिर इसको ऐसे ही बता सकते हैं। 1 मिनट, इसको मैं एक बार रफ कर लेता हूँ। इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं कि इसमें कितने गुणसूत्र होते हैं, आपके 44 गुणसूत्र सेम होते हैं और x होता है, ऐसे बता सकते हैं इसको। और इसके बाद में इसे इसमें भी 44 गुणसूत्र होते हैं और प्लस x और y होता है, x और y होते हैं। ठीक है, अब देखिए आप इसमें कि अब इसको इस प्रकार लिख सकते हैं अपन कि 22 प्लस x और 22 प्लस x, यानी 22 बाई 44 हो गए और 45 और 46, ये मादा की बात होगी। अब इसकी बात करते हैं नर की, तो इसमें आपके हो जाएंगे 22 प्लस x, यानी x वाला हो गया। लेकिन अब कौन सा बचा, y गुणसूत्र, तो 22 प्लस y। तो यहाँ से देखो 22 और 22 44, 45 46 टोटल गुणसूत्र हो गए मादा में। 22 और 22 44, 45 और 46, तो आपका जो 46वां गुणसूत्र है वो कौन सा है, y गुणसूत्र है। 46वां गुणसूत्र कौन सा है, y। और अगर जोड़ी की बात करें तो 43वां गुण यानी 23वां जो जोड़ा है वो x और y है, जिन्हें एलोसोम या लिंगीय गुणसूत्र कहा जाता है। अब देखना, इस प्रकार से हमने गुणसूत्रों को डिवाइड कर लिया। पहले हमने समझ लिया था कि x y क्या है, ठीक है, गुणसूत्र किस प्रकार होते हैं। अब इनका डिवाइडेशन कर लिया, इस प्रकार से हो सकता है। अब इसका देखिए क्रॉस टेस्ट किस प्रकार करवाते हैं, तो यहाँ देखिए इसका क्रॉस टेस्ट, इसको मैं यहाँ क्रॉस टेस्ट करवा देता हूँ। यहाँ इसका क्रॉस टेस्ट देखिए आप, देखो यहाँ से ले लिया हमने मादा का एक जोड़ी गुणसूत्र, मतलब ये 22 प्लस x वाला, और यहाँ से हमने लिया 22 प्लस y। ठीक है, यहाँ से लिया हमने 22 प्लस x और यहाँ से लिया हमने 22 प्लस x गुणसूत्र। अब इनका आपस में क्रॉस संकरण करवाएं। ठीक है, एक बार ये लिया तो एक बार ये लिया, और एक बार ये लिया तो एक बार हमने ये वाला गुणसूत्र लिया। नर और मादा दोनों के गुणसूत्र हो चुके हैं, इनकी जोड़ी कंप्लीटली। अब इनका क्रॉस टेस्ट करवाते हैं। जब इनका करवाया गया तो कितना हो गया, 44 प्लस x और x, क्या हो गया 44, 22 और 22, 44 प्लस का प्लस और x और x हो गया। इसके बाद 22 और 22, तो 44 प्लस x और y, x और y। अब इसका क्रॉस टेस्ट करवाते हैं, तो 22 और 22, तो 44 और प्लस में x और x, क्या हो गया x और x। इसके बाद में इसका क्रॉस करवाते हैं, तो ये हो जाएगा 44 प्लस में y और x, यानी x और y, क्या हो गया x और y। अब देखिए जहां पे भी x और x बराबर क्या होता है, मादा संतति, यानी नर का
एक्स गुणसूत्र और मादा का एक्स गुणसूत्र मिलते हैं तो मादा संतति उत्पन्न होती है, और मादा का एक्स गुणसूत्र और नर का वाई गुणसूत्र, मादा का एक्स गुणसूत्र और नर का वाई गुणसूत्र, तो नर नर संतति उत्पन्न होती है। ये चीज आप नोट कर लें, ठीक है, ये अलग से इसको नोट कर लेना। एक्स और एक्स मादा संतति और एक्स और वाई नर संतति, ये नॉर्मली कॉमन बात है, सब जानते हैं इसको। इसको आप एक बार लिख लेना, इसके बाद में इसका क्रॉस टेस्ट। अब देखना कि इसमें नर और मादा का क्या रेशियो रहता है। तो एक्स और एक्स है तो मैंने बताया मादा संतति होगी, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ फीमेल, ठीक है, एक्स और एक फीमेल है, एक्स और एक्स, तो यहाँ पे भी क्या है फीमेल, और एक्स और वाई है तो यहाँ पे है मेल, और एक्स और वाई है तो यहाँ पे भी क्या है मेल है। तो जो सैद्धांतिक मान है, ठीक है, जो आपका ये वाला जो सैद्धांतिक मान है प्रैक्टिकली मान नहीं है, ठीक है, जो सैद्धांतिक मान ये कहता है कि 50% तो मादा संतति उत्पन्न हो सकती है और 50% नर संतति उत्पन्न हो सकती है। तो यहाँ देखें, इसमें लिख सकते हैं आपका जो सैद्धांतिक मान है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, तो जो फीमेल होगी वो आपकी एक्स एक्स तो कितने हो जाएगी 50%, फीमेल एक्स एक्स 50%, और जो आपका नर होगा यानी मेल होगा वो होगा एक्स वाई, और ये भी कितना होगा 50%। इस चीज को लिख लें, देखो ये है आपके फीमेल एक्स और एक्स 50%। इस बोर्ड मतलब इस क्रॉस टेस्ट के आधार पे ये एक सैद्धांतिक मान है, प्रैक्टिकली मान नहीं है, इस चीज को ध्यान रखना। तो यहाँ पूरा देख ले, वापिस इसको रिवाइज कर लेते हैं अपन। मादा में एक्स और एक्स गुणसूत्र होते हैं, सभी जानते हैं। नर में एक्स और वाई गुणसूत्र होते हैं। 23वां जोड़ा गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र कहलाता है। तो इसको 44 प्लस एक्स लिख सकते हैं, इसको 44 प्लस एक्स वाई लिख सकते हैं। यानी इसके 2 टुकड़े इस रूप में होंगे और इसके 2 टुकड़े इस रूप में। इसका 46वां गुणसूत्र वाई गुणसूत्र होता है। एक्स और एक्स मिले तो मादा संतति उत्पन्न होगी और एक्स वाई मिले तो नर संतति उत्पन्न होगी। यहाँ पे हमने एक्स और वाई को ले लिया, नर संतति को एक बार मादा संतति को लिया, और आपस में जब क्रॉस टेस्ट करवाया तो फीमेल 50% होगी और मेल भी 50% होगा। तो इस प्रकार मानव में लिंग निर्धारण किया जाता है। गुणसूत्र क्या होते हैं, किस प्रकार होते हैं, कितने जोड़ी होते हैं और किस प्रकार क्रॉस करवाया जाता है इनका आपस में, ये सारी चीजें हमने देख ली। एक बार इसको उतार लीजिए आप। इसके बाद में हम पढ़ते हैं आनुवंशिकीय विकार, जिसको एक्स संलग्न विकार भी होते हैं और वाई संलग्न विकार भी होते हैं। एक्स संलग्न का मतलब होता है एक्स गुणसूत्र पे जब जीन उपस्थित होते हैं, एक्स संलग्न हो गया, और जब वाई गुणसूत्र पे जब जीन उपस्थित होते हैं तो उसे कहा जाता है वाई संलग्न बीमारी, मतलब जो डिजीज होती है उसको। तो इसको उतारिए, इसके बाद इसको रफ करके हम पढ़ते हैं डिजीज को। इसको जल्दी उतारिए। इसके बाद जो डिसऑर्डर है या जो डिजीज है उनको पढ़ना है। अब देखना, अब पढ़ते हैं हम आनुवंशिकीय विकार। अपने सिलेबस में लिखा हुआ है आनुवंशिकीय विकार। तो अभी हमने पढ़ा, एक तो पहले पढ़े थे मेंडल के नियम, ठीक है। अब मेंडल के नियम के भी कुछ आनुवंशिकीय विकार हैं उसके हिसाब से भी, और जो गुणसूत्र पढ़े उनके हिसाब से, जिसे आपने नाम सुना होगा टर्नर सिंड्रोम है,
डाउन सिंड्रोम है, तो वो गुणसूत्र विकार हो गए। और इसके बाद में यहाँ देखना, जो विकार होता है, जो डिसऑर्डर होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। विकार, मेरे साथ लिखते रहिए आप, विकार दो प्रकार के होते हैं। विकार दो प्रकार के होते हैं। एक तो आप मेंडली विकार भी कह सकते हो, मेंडलीय विकार, और दूसरा हो जाएगा आनुवंशिक विकार, आनुवंशिक विकार। मेंडलीय विकार और आनुवंशिक विकार। जो मेंडलीय विकार है उसके एग्जाम्पल हैं, आपके हो जाएगा हीमोफीलिया, हीमोफीलिया हो जाएगा। देखो ये मेंडलीय विकार का है। मेंडलीय विकार यहाँ लिखा मैंने, विकार दो प्रकार के होते हैं, एक तो मेंडलीय विकार और आनुवंशिक विकार। तो मेंडलीय विकार हीमोफीलिया हो जाएगा। इसके बाद वर्ण अंधता हो जाएगा, वर्णांधता हो जाएगा, यानी कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है। इसके बाद में सिकल सेल एनीमिया, ये आपके मेंडलीय विकार हैं। हीमोफीलिया, वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस, यानी लाल और जो हरे रंग में विभेद नहीं कर सकते हैं, ये वाला डिसऑर्डर। और सिकल सेल एनीमिया, जो आरबीसी के आकार हंसिए का रूप ले लेती है। और हीमोफीलिया एक शाही रोग है। हम इन तीनों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, ये एग्जाम्पल लिख लें। इसके बाद में जो दूसरा है आपका आनुवंशिक विकार, कौन सा है? आनुवंशिक विकार। और आनुवंशिक विकार के जो एग्जाम्पल हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे डाउन सिंड्रोम, और इसके बाद में टर्नर सिंड्रोम। एक दो और हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उसको पढ़ लेंगे हम, टर्नर सिंड्रोम आदि। इस चीज को आप लिख लें, नोट कर लें। विकार दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसके बाद में पहला आपका मेंडलीय विकार और दूसरा है वो है आनुवंशिक विकार। कौन सा हो जाएगा? आनुवंशिक विकार। तो एग्जाम्पल हैं किसके? मेंडलीय विकार के। मेंडलीय विकार में हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस और सिकल सेल एनीमिया, ये तीन एग्जाम्पल है आपके मेंडलीय विकार के। देन इसके बाद में आनुवंशिक विकार, जो गुणसूत्रीय विकार, सॉरी यहाँ पे हम आनुवंशिक विकार नहीं, गुणसूत्रीय विकार कहते हैं, गुणसूत्रीय विकार। ये तो पूरे, ये दोनों ही आनुवंशिक विकार है। सॉरी, यहाँ मुझे अभी याद है, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ये गुणसूत्र की कमी और अधिकता से होने वाले रोग हैं। तो ये जो दोनों हैं, ये दोनों ही रोग कैसे? आनुवंशिक रोग हैं। हमारा टॉपिक ही तो वो है क्या, कि आनुवंशिक की जो डिसऑर्डर होते हैं वो, तो ये दोनों है आनुवंशिक विकार है। कैसे हैं? आनुवंशिक। मेंडलीय विकार, आनुवंशिक विकार दो प्रकार के होते हैं, मेंडलीय और गुणसूत्रीय। तो ये जो है डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम कैसे हैं? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, गुणसूत्रीय आपके विकार है। तो इसको लिख सकते हैं, ये है गुणसूत्रीय विकार। इस चीज को नोट करें। इसके बाद में वापिस हेडिंग लिखनी है हीमोफीलिया की, और हीमोफीलिया के बारे में हमें पढ़ना होगा। ठीक है, अब इसको अपन रब कर लेते हैं।
जो सबसे पहली डिजीज़ है वो है आपकी हीमोफीलिया। हीमोफीलिया डिसऑर्डर बोल सकते हैं इसको, डिजीज़ नहीं। हीमोफीलिया ये हो जाएगा आपका हीमोफोलिया या हीमोफीलिया। पहली बात तो इसके जिस तरह से मैं बोलता जा रहा हूँ, कुछ पॉइंट अगर मिस भी हो जाए तो लिखने के टाइम मिस हो जाए तो जो मैं बोल रहा हूँ उस शब्दों पे ध्यान दें और उन चीज़ों को आप लिख सकते हो। ठीक है, हीमोफीलिया एक आनुवंशिक विकार है, वो हमने पहले लिख लिया। ठीक है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी होने वाला ये रोग है। इसके बाद इसको शाही रोग भी कहा जाता है। कई बार जो जनरल साइंस होती है उससे पूछा गया क्वेश्चन है कि शाही रोग किसे कहा जाता है, हीमोफीलिया। उसका कारण है कि जो इंग्लैंड की रानी थी विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया थी, उनके वंश में ये रोग था और खुद जो महारानी विक्टोरिया थी उनको भी हीमोफीलिया से ग्रसित थी वो। तो जो शाही परिवार था उसमें होने वाली डिजीज़ थी, उसमें होने वाला डिसऑर्डर था, इसलिए इसको शाही रोग भी कहा जाता है। और इसमें होता क्या है, इसमें जो रक्त का थक्का बनता है ना, क्लोटिंग, ब्लड क्लोटिंग होती है, रक्त का थक्का बनता है, वो काफ़ी धीरे बनता है और इसका कोई इलाज भी नहीं अगर देखा जाए। जिस तरह से कहने का मतलब, यहाँ से अगर हाथ की नस कट जाती है, ठीक है, तो जो इसका टाइमिंग होता है रक्त के थक्के बने, देखो ब्लड के जो बहने का टाइम होता है वो आपके 1 से 3 मिनट तक ब्लड बह सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 मिनट तक। 1 से 3 से 4 मिनट के बीच में ब्लड वो बहता है। इसके बाद में ब्लड अपने आप इसकी क्लोटिंग धीरे धीरे थक्का जमने लग जाता है। ठीक है, तो इसमें थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन आपने सुना होगा बीएससी में, ये सारी चीज़ें। तो इसमें अब क्या है कि 5 से 7 मिनट के अंतर्गत, 5 से 7 मिनट के बाद, यानी जो ये यहाँ ब्लड हुआ तो 5 से 7 के मिनट के बाद में रक्त का थक्का बनना चालू हो जाता है। रक्त का इसके 4 मिनट के बाद में 5वां, 6वां, 7वां मिनट है, तब तक यानी लास्ट 8 मिनट होते होते, 8 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, 7-8 मिनट होते होते वो क्या हो जाएगा, रक्त का थक्का बन जाएगा और जो ब्लड बह रहा था, खून, वो बंद हो जाएगा अपने आप। तो लेकिन जो हीमोफीलिया था उसमें रक्त का थक्का काफ़ी लेट बनता था। जिस तरह से अगर मुझे हीमोफीलिया डिसऑर्डर है या जो रोग है, तो अगर यहाँ से अगर कट गया तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, कम से कम 10 से 12 मिनट का समय लग जाए। जहाँ 7 था वहाँ 10 से 12 मिनट या 15 मिनट का समय लग जाता रक्त के थक्के बनने में। ऐसे कंडीशन में ये कि एक्सीडेंट हो गया किसी का, तो फिर जो ब्लड होगा वो बहुत सारा बह जाएगा, रक्त का थक्का नहीं जमेगा, तो वो उनकी स्थिति यानी कैसी हो जाएगी, गंभीर स्थिति हो जाएगी, मरने की स्थिति हो जाएगी। क्योंकि खून कम, क्योंकि ह्यूमन बॉडी में, मानव शरीर में ब्लड कितना होता है, 4 से 5 लीटर, 4 से 5 लीटर ही अधिकतम खून हो सकता है मानव शरीर में। तो ये देखें, ये सारी बातें मैंने हीमोफीलिया के बारे में बताई। तो हम हीमोफीलिया के मैं पॉइंट बोल रहा हूँ, आप लिखते जाए कंटिन्यू। ठीक है, या फिर यह एक आनुवंशिक रोग है, यह एक आनुवंशिक रोग है। इसे शाही रोग भी कहा जाता है, इसे शाही रोग भी कहा जाता है, क्योंकि ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के वंश या परिवार में यह रोग था और स्वयं महारानी इस रोग से ग्रसित थी। ये 2 पॉइंट, एक बिल्कुल नॉर्मल पॉइंट है। हम थोड़ा डीप में भी जाएंगे कि किस किस कारण से, हीमोफीलिया 2 टाइप के होते हैं, हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी, और किस किस कारण होते हैं वो सारी चीज़ लिखेंगे। अभी आप ये 2 पॉइंट लिख लिए।
कि यह एक आनुवंशिक विकार है, इसे शाही रोग भी कहा जाता है क्योंकि ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के वंश या परिवार में यह रोग था और स्वयं महारानी भी इस रोग से क्या थी, ग्रसित थी। और यहाँ पे और सकते हैं, इस रोग में रक्त का थक्का वो ब्लड क्लोटिंग काफ़ी देर होती है। तो इस रोग में रक्त का थक्का काफ़ी देर बाद जमता है या बनता है और इसका कोई इलाज भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये जो चीज़ होती है अपने ब्लड के अंदर ही होती है। थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन जो प्रोटीन होते हैं ये इसके सहायक होते हैं। 3 पॉइंट याद रखें, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट करें। तीसरा कि इस रोग में रक्त का थक्का ये काफ़ी लिखना पड़ता, रक्त का थक्का काफ़ी देर बाद जमता है या बनता है। इन 3 पॉइंट को नोट करें। इसके बाद में हम इसके हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी के बारे में पढ़ते हैं। आपने उतार लिया होगा इसको, ठीक है। अब इसको रब कर लेता हूं मैं, जल्दी से उतारे इसको। अब हीमोफीलिया ए और बी के बारे में देख लेते हैं। हाँ, अगर हीमोफीलिया ए, ठीक है, और दूसरा है हीमोफीलिया बी, हमें सिर्फ इसके अंदर ये याद रखना है। देखो हीमोफीलिया क्या होता है वो बता दिया, और हीमोफीलिया ए और बी किस कारण होता है, ये दोनों पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं हमें, क्योंकि हीमोफीलिया के बारे में सभी जानते हैं, नॉर्मल चीज़ है, लेकिन हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी किस कारण होता है ये देखना है। तो ये हो जाएगा आपका एंटी हीमोफिलिक ये हो जाएगा आपका एंटी हीमोफिलिक ग्लोब्यू, या फिर इसको लिख सकते हैं अपन ग्लोब्यूलिन, एंटी हीमोफिलिक ग्लोब्यूलिन की कमी से, ठीक है, एंटी हीमोफिलिक ग्लोब्यूलिन की कमी से होता है, और हीमोफीलिया जो बी होता है वो प्रोथ्रोम्बिन की कमी से होता है, प्रोथ्रोम्बिन की कमी से होता है। हीमोफीलिया ए, एंटी हीमोफिलिक ग्लोब्यूलिन ये प्रोटीन का नाम है, और ये प्रोथ्रोम्बिन की कमी से होता है। ये दोनों चीज़ याद रखें। और हाँ, हीमोफीलिया में एक और कह सकते हैं, हीमोफीलिया को क्या कहते हैं, अगर उसमें अपन कितने पॉइंट लिखे थे, 1 2 3 4, ये 4th पॉइंट हो, हीमोफीलिया को बिल्डर्स रोग भी कहते हैं। हीमोफीलिया को बिल्डर्स रोग भी कहा जाता है। हीमोफीलिया को बिल्डर्स रोग भी कहा जाता है। ये हीमोफीलिया की बिल्कुल ही जो बेसिक जानकारी थी वो हमने पढ़ ली। मैंने दोनों जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो बताया। हीमोफीलिया में क्या चीज़ होती है,
रक्त कणिकाओं का काफ़ी लेट बनता है। ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी किस कारण होते हैं, यानी किसकी कमी से होते हैं ये, और बिल्डर्स रोग होते हैं। कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो लिख लिए। अब बात करते हैं हम, देखो शाही रोग क्यों कहते हैं वो भी बता दिया कि महारानी विक्टोरिया के वंश में या उनकी फैमिली में भी था और वो खुद भी इस रोग से ग्रसित थी। आनुवंशिक रोग तो समझ में आ गया, ठीक है। पीढ़ी दर पीढ़ी होने वाले रोगों को आनुवंशिक विकार या आनुवंशिक रोग कहा जाता है। अब अपन बात करते हैं हीमोफीलिया वाहक क्या है, हीमोफीलिया रोगी क्या है, और हीमोफीलिया से एक स्वस्थ व्यक्ति होता है वो मतलब किस प्रकार से होता है और किस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी इनका संचरण होता है, क्रॉस टेस्ट किस प्रकार से करवा सकते हैं। तो ये हीमोफीलिया के बारे में पढ़ेंगे। इसको आप उतारिए, इसके बाद इसको रफ करते हैं। आपने उतार लिया होगा इसको। यहाँ देखिए, अब बात करते हैं हीमोफीलिया रोग फैलता कैसे है। तो जो नर होता है वो कभी भी वाहक नहीं होता है। जो एक्स गुणसूत्र होता है ना वो ही हमेशा वाहक होता है। चाहे आपकी सिकल सेल एनीमिया ले लेंगे हम, या फिर कलर ब्लाइंडनेस को ले लेंगे, या फिर हीमोफीलिया को ले लें। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं एक्स और वाई। तो ये क्या है, नर, और यहाँ पे अगर मादा लिखें तो एक्स और एक्स। तो ये क्या है, अभी तो मतलब स्वस्थ व्यक्ति है, क्या है, स्वस्थ है। और ये भी फिलहाल में क्या है, स्वस्थ है। नर और मादा दोनों कैसे हैं, स्वस्थ हैं। और मैंने आपको बताया कि नर कभी भी वाहक नहीं होता है, मादा हमेशा वाहक होती है। यहाँ देखें, अगर x और y, h का मतलब हीमोफीलिया, ठीक है। x और y, h यानी हीमोफीलिया, और x और x h। तो ये हो गया आपका, क्या हो गया, हीमोफीलिया। अब अगर x और y, ठीक है, x और y, केवल y पे h लिखा हुआ है, ये बताने का तरीका मतलब पहचानने का तरीका बता रहा हूँ, लेकिन हमें इसको पूरा समझना है। x और y गुणसूत्र लिखे हुए हैं, ठीक है, यानी हुआ नर। लेकिन अगर केवल एक y पे ही h लिखा हुआ है, या c का मतलब कलर ब्लाइंडनेस और h का मतलब हीमोफीलिया लिखा हुआ, इसका मतलब जो नर होगा वो रोगी हो जाएगा। कैसा होगा, रोगी हो जाएगा। तो ये आपका बेचारा कैसा होगा, ये नर होगा, वो रोगी होगा। इसके बाद में यदि आपके x और x गुणसूत्र दिखते हैं तो आप क्या समझ जाओगे, वो मादा होगी, यानी मादा होगी। और एक h लिखा हुआ मिले, एक x पे एक h लिखा हुआ मिले, इसका मतलब वो वाहक है, ये इसकी पहचान है। इसका मतलब ये क्या है, वाहक है। क्या है, वाहक, यानी वाहक समझ सकते हो ना, यानी रोगों को संचरित करने वाला, ये आपका वाहक है। और मैं बता दूं, वाहक कभी भी रोगी नहीं होता है, वाहक कभी भी रोगी नहीं होता है। अगर यहाँ पे डबल एच लिख देता मैं तो फिर मादा भी क्या हो जाती, रोगी हो जाती थी। अगर यहाँ पे ध्यान रखना, मैं कोष्टक में लिख लेता हूँ, एच और एच अगर ये होगा तो ये भी कैसी होगी, रोगी होगी। कैसी हो जाएगी, रोगी हो जाएगी। तो ध्यान से वापस देखें, ये नर है तो एक्स वाई, मादा है तो एक्स एक्स, दोनों ही स्वस्थ हैं। तो लेकिन अगर x और y यानी y गुणसूत्र पे यदि y गुणसूत्र पे यदि जीन किसका, हीमोफीलिया का जीन उपस्थित है, y गुणसूत्र पे यदि हीमोफीलिया का गुणसूत्र जीन उपस्थित है, तो ये नर कैसा होगा, रोगी हो जाएगा। इसके बाद में देखें, मादा की बात करें तो x गुणसूत्र पे यदि एक x गुणसूत्र पे x की बात है, x
गुणसूत्र पे यदि एक हीमोफीलिया का जो जीन है वो उपस्थित है तो वो मादा वाहक होगी। लेकिन यदि एक्स एच और एक्स एक्स दोनों एक्स पे एच एच यानी हीमोफीलिया के जीन उपस्थित है, यानी एक्स दो गुणसूत्र यानी इस एक्स के दोनों गुणसूत्रों पर हीमोफीलिया के जीन उपस्थित हैं, तो फिर वो मादा कैसी होगी? वाहक भी होगी और क्या होगी? रोगी होगी। वाहक तो हमेशा मादा होगी, फिक्स है, लेकिन वो क्या हो जाएगी? वो रोगी भी हो जाएगी। चीज का हमें ध्यान रखना है। तो इसको मैं कोष्टक में जो लिखा है ना डबल एक्स, तो ये वाहक भी कहलाती है। क्या कहलाता है? वाहक प्लस रोगी। वाहक प्लस रोगी। अब इसका अपन क्या कराते हैं? अब इसका कराते हैं अपन क्रॉस टेस्ट करा सकते हैं, या फिर इसको एक सवाल के माध्यम से समझे। ठीक है, इसको एक सवाल के माध्यम से समझते हैं। ये इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। ये पहली कंडीशन लिख दी, रोगी कौन है, ये वाहक कौन होता है, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ H और H। तो इसका मतलब होता है वाहक प्लस रोगी। और लिख लेता, वाहक कभी भी रोगी नहीं होता है। वाहक कभी रोगी नहीं होता, यानी अकेला वाहक है तो। लेकिन यदि वाहक के इस H, यहाँ पे भी H लिखा हुआ है, तो वाहक प्लस रोगी दोनों हो जाएगा। तो ये तीन कंडीशन है, ये तीनों कंडीशन आप उतार लें। इसके बाद में हम इसका क्रॉस टेस्ट करवा के देखते हैं। चलो यहाँ इसका क्रॉस टेस्ट भी देख लेता हूँ मैं इसके साथ में ही, किस प्रकार है ये। यहाँ देखिए, आप इसको ध्यान से देखना, इसका हम क्रॉस टेस्ट करवाते हैं। लेकिन इसको एक सवाल के माध्यम से करना ज़्यादा बेटर रहेगा, इसलिए ताकि आपको थोड़ा अच्छे से और समझ में आए। इसको एक बार आप उतार लीजिए। ठीक है, मैं इसको रफ करके एक सवाल लिखता हूँ, उस सवाल के माध्यम से इसको समझते हैं। और मैंने पहले ही बताया है, हम एग्जाम्पल से और सवाल के माध्यम से कई ऐसी डेफिनेशन होती है जिनको हम अच्छे से समझ सकते हैं। एक नॉर्मली डेफिनेशन नहीं समझ में आती, सवाल के माध्यम से या जो एग्जाम्पल है उसके माध्यम से समझ सकते हैं। तो हम इसका नेक्स्ट सवाल या फिर एग्जाम्पल लिखेंगे। इसको आप उतारिए जल्दी से। ठीक है, आपने इसको उतार लिया होगा। अब इसको मैं रफ करता हूँ। सवाल आपका हो जाएगा कि एक स्वस्थ व्यक्ति एक स्वस्थ व्यक्ति की शादी एक स्वस्थ व्यक्ति की शादी हीमोफीलिया रोग से ग्रसित मादा से करवाई जाए तो उत्पन्न होने वाली इस कलर से आपको बराबर दिख नहीं रहा होगा, उत्पन्न होने वाली संतति में रोग होने की प्रायिकता बताएं। रोग होने की प्रायिकता
क्या होगी। इस तरह से हमें लैब असिस्टेंट में और सेकंड ग्रेड में ये क्वेश्चन इस टाइप से बना के पूछा गया है। ये तो एक स्वस्थ व्यक्ति मतलब लैंग्वेज ये है, और यहाँ पे बहुत तरीके और भी होते हैं इनको सोल्व करने के, ठीक है। तो एक स्वस्थ व्यक्ति की शादी, ठीक है, एक हीमोफीलिया रोग से ग्रसित मादा से करा दी जाती है, तो उत्पन्न होने वाली संतानों में रोग होने की प्रायिकता क्या होगी। यानी व्यक्ति कैसा है स्वस्थ, और मादा कैसी है वो रोग से ग्रसित है। तो यहाँ देखिए अब, तो जो स्वस्थ व्यक्ति है जो स्वस्थ व्यक्ति, तो उसको मैंने बताया था क्या था, एक्स और वाई। यहाँ पे एच आएगा क्या, नहीं आएगा, वे स्वस्थ व्यक्ति है। और ग्रसित हीमोफीलिया एच ग्रसित मादा, तो एच ग्रसित, यहाँ पे मैंने वाहक नहीं लिखा है, इस चीज़ को आप ध्यान रखना, मैंने वाहक नहीं लिखा है। और वाहक को मैंने आपको बताया था, वाहक का मतलब क्या था, एक एच होता है तो वाहक है, और दो एच लिखे हुए यानी दो हीमोफीलिया जीन उपस्थित है तो वो रोगी हो जाएगा। तो रोगी है इसका मतलब एच दो पे हो जाएगा आपका, एच और एच। अब इनका क्या कराते हैं, क्रॉस टेस्ट, और उत्पन्न होने वाली संतति में होने वाले रोग की प्रायिकता क्या होगी ये देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एक्स और यहाँ पे लिख लेता हूँ वाई, ठीक है, इस चीज को लिखना आप। और इसके बाद में यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स एच, तो यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स एच, क्योंकि दोनों ही मादा के हैं। अब देखना, इसका और इसका करवाते हैं अपन क्रॉस, तो एक्स एक्स और एच, ठीक है। इसके बाद में इसका और इसका क्रॉस करवाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका एक्स एच वाई, एक्स एच वाई। अब इसका और इसका क्रॉस करवाते हैं तो एक्स एक्स एच, और इसका और इसका क्रॉस करवाते हैं तो एक्स एच वाई, सॉरी यहाँ पे ये आपका हो जाएगा एच वाई, या फिर इस पे भी लगा सकते हैं अपन, इसको अपन भी ऐसे भी कर सकते हैं, वाई एच भी लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं वाई एच। ये इनकी प्रायिकता है, और जहाँ पे भी एक्स और एक्स होगा वो तो फीमेल हो जाएगी, और जहाँ पे भी वाई होगा वो क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें, ये क्या है आपके, ये आपकी फीमेल है, इसके बाद में ये भी फीमेल हो जाएगी। इसके बाद में देखते हैं अपन, देखो इसका और इसका करवाएंगे तो यहाँ पे एच आएगा, सॉरी यहाँ पे एक एच और आएगा, देख लेंगे। इसके बाद में ये आपका हो जाएगा मेल, और ये भी हो जाएगा मेल। अब हमें पूछा गया है कि रोग की प्रायिकता क्या होगी, और वाहक कौन होंगे, और रोगी कितने होंगे, ठीक है। तो अब देख लेते हैं अपन वाहक, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, वाहक कितने हैं, और वाहक मैंने बताया था जहाँ पे एक एच होगा वो क्या हो जाएगा, वाहक होगा। तो इसका और इसका जब क्रॉस करवाया था तो एक्स आया था, और यहाँ पे क्या आ गया था आपका, एच आ गया था, यानी वाहक 25% ये वाहक हो गया, और ये भी वाहक है। और मैंने बताया था मादा ही वाहक होती है, तो वाहक कितना है आपका 50%, वाहक कितना है 50%। इसके बाद में हमें पूछा जाएगा कि आपके रोगी कितने हैं, तो जहां पे भी y पे h दिखे वो रोगी होगा, क्योंकि x पे तो डबल एच होना चाहिए तब मादा रोगी हो सकती। तो रोगी कितना होगा 50 और 50, तो आपका
रोगी कितने प्रतिशत हो जाएगा? 50%। देखो वाहक, ये दोनों वाहक है, इसको मैं यहाँ फीमेल नहीं, इसको वाहक लिखना पड़ेगा, सॉरी, ये आपका वाहक है, ये आपका वाहक है, फीमेल लिखे वो भी बात सही है। तो 50% वाहक हैं और रोगी क्या है? 50%। ये क्या है? रोगी, और ये भी क्या है? रोगी। अब ध्यान रखना, एक और पूछ सकता है कि स्वस्थ हो, 2 पॉइंट तो ये लिख लिया मैंने, ठीक है। इसके बाद में तीसरा पॉइंट यहां लिख सकता हूं, ठीक है। यहां देखें तीसरा पॉइंट कि स्वस्थ कितने हैं, स्वस्थ कितने हैं, तो स्वस्थ भी 50% होंगे। कैसे? क्योंकि मैंने बताया था जो मादा होती है, जो मादा होती है वो कभी भी क्या नहीं होगा, अगर एक ही जगह जो वाहक होता है वो कभी भी रोगी नहीं होता है, क्योंकि अगर एक ही एच लगा ना यहाँ पे और यहाँ पे, तो यहाँ पे वाहक 50%, रोगी 50%, स्वस्थ भी 50%। इस पूरे को देखना, हीमोफीलिया, इस सवाल की बात करते हैं। जो थ्योरी थी वो तो आपको इजी वे में समझ में आ गई होगी। एक स्वस्थ व्यक्ति की शादी हीमोफीलिया रोग से ग्रसित मादा से करवाते हैं, तो उत्पन्न होने वाली संतति में रोग होने की प्रायिकता क्या होगी? ये जो क्वेश्चन है ये लेब असिस्टेंट में और सेकंड ग्रेड तक के लेवल का है और ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ देखें तो ये हो जाएगा आपका एक स्वस्थ व्यक्ति में XY, ठीक है। तो XY है, यहाँ पे H कुछ भी नहीं लिखा यानी स्वस्थ है। हीमोफीलिया ग्रसित मादा है, यानी ये देखो, ये मैंने H और ये H 2 बार लिखा है, ये हीमोफीलिया क्या है? ग्रसित है। अगर एक H होगा तो क्या होता? वाहक। क्या होता? वाहक हो जाता। इसके बाद देखिए जब इनका क्रॉस टेस्ट करवाया तो X और Y लिख लिया, इसके बाद में XH और XH यानी ये वाहक लिख लिया, यानी तो ये दोनों चीजें यहाँ लिख ली, ग्रसित थी। तो जब इसका टेस्ट करवाया तो XXH आया यानी वाहक हुआ, और इसका टेस्ट करवाया तो X और YH यानी ये क्या हो गया? रोगी हो गया। इसके बाद में देखना, इसका जब टेस्ट करवाया XXH आया यानी ये अभी भी वाहक है, और इसका करवा दिए रोगी। तो अब प्रायिकता देखनी है, तो ये और ये, भाई ये पूरा 100% है, इस भाग को छुपा दो तो ये 50% हो गया, तो वाहक 50% हो गया, ठीक है। और मैंने बताया था वाहक कभी भी रोगी नहीं होता अगर उस पर एक एच लिखा हुआ है। तो जो स्वस्थ व्यक्ति की प्रायिकता पूछे तो ये दोनों तो स्वस्थ ही है, तो 50% लिख लिया मैंने, ये 50%। इसके बाद अगर Y है और एक H लिखा है, Y है और एक H लिखा हुआ है, इसका मतलब वो रोगी है। नर क्या हो जाएगा? नर रोगी होगा। तो ये मेल है और रोगी है, मेल है और रोगी है, तो रोगी भी 50% होगा। इस तरह हमें ये प्रायिकता पूछ सकता है, इस तरह में ये क्या हो सकता है? प्रायिकता पूछ सकता है। तो इसको आप उतार लीजिए। इसके बाद में हम और थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति की शादी यहाँ पे वाहक मादा की हीमोफीलिया वाहक मादा से करवाई जाती है, तो तब क्या प्रायिकता होगी? कि यहाँ पे एक H हट जाएगा, एक H हट जाएगा, तो यहाँ पे ये चीजें हट जाएगी वापिस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा, एक कोई बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा, ना तो वाहक होगा। इस चीज को भी एक बार करके देख लेते हैं अपन। इसको जल्दी से आप उतारिए, इसको उतार लीजिए जल्दी से। लैंग्वेज बदल बदल के अपन खुद ही सवाल कर सकते हैं, बस हमें तरीका समझ में आ जाना चाहिए। जिसका कॉन्सेप्ट है वो अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो सारी चीजें अपन चेंज कर सकते हैं। इन चीजों को ध्यान रखना, वाहक, रोगी और स्वस्थ, इनकी जो ये प्रायिकता है ये इंपॉर्टेंट है, हमें यही पूछा जाएगा एग्जाम में। बाकी ये नहीं पूछ लेगा हीमोफीलिया डिजीज क्या, बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, रट्टा वाली चीज़ है, रट्टे मार लो याद कर लो, लेकिन ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। इसको इम्पोर्टेंट कर लेना, इस सवाल को ही आप। इसके बाद देखें, इसके बाद मैं यहाँ इसको थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, आपने उतार लिया होगा। तो एक स्वस्थ व्यक्ति की शादी हीमोफीलिया रोग वाहक, अब मैं क्या कर देता हूँ? वाहक रोग वाहक
मादा से करवाई जाए तो उत्पन्न होने वाली संतति में रोग होने की प्रायिकता क्या होगी। तो अब देखें, स्वस्थ व्यक्ति है तो एक्स और वाई यही रहेगा, स्वस्थ व्यक्ति एक्स वाई ये रहे, और हिमोफीलिया वाहक मादा है। तो अब क्या हो जाएगा, किसी एक एच से वाई हट जाएगा, वाई हट गया। देखो ध्यान रखना, एक स्वस्थ व्यक्ति तो ये क्या हो गया एक्स वाई, कोई भी एच नहीं लिखा, एच का मतलब हीमोफीलिया, क्या की शादी हीमोफीलिया वाहक यानी हीमोफीलिया रोग वाहक मादा से करवाते हैं, यानी वो मादा क्या करती है, उस रोग का संचरण कर सकती है अपने पुत्र, उत्पन्न होने वाले पुत्र में या उत्पन्न होने वाली पुत्री में, यानी जो संतति होती है उसमें वो उनका रोगों का पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण कर सकती है। वाहक है तो एक एच लिखा मैंने, इसके बाद में इनका क्या करवाया, क्रॉस टेस्ट करवाया। ठीक है, क्या करा, क्रॉस टेस्ट। तो यहाँ से एक एच हटा दूं मैंने, क्योंकि एक ही एच लिखा हुआ है। तो इसका और इसका जब क्रॉस टेस्ट करवाऊंगा तो क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा एक्स और एक्स एच, यानी ये तो क्या है, वाहक हो गया आपका। इसके बाद में इसका और इसका क्रॉस टेस्ट करवाऊंगा तो एक्स और वाई हो जाएगा, यहां से एच हट गया। इसके बाद में इसका और इसका क्रॉस टेस्ट करवाऊंगा तो यहां से ये क्या हो जाएगा, वापिस हट गया। अब इसका और इसका क्रॉस टेस्ट करवाऊंगा तो ये चीजें भी हट जाएगी। अब हमें देखना है कि इसमें आपके कहने का मतलब है कि जो रोगी होंगे वो कितने हैं, वाहक कितने हैं और स्वस्थ कितने हैं, वो चीजें हमें देखनी होगी। ठीक है, ये उतारते रहिए। अब इसमें देखते हैं अपन कि स्वस्थ कितने हैं, यहाँ पे स्वस्थ कितने हैं। तो हमें सिंपल सा दिख रहा है, जो आपके जो स्वस्थ हैं, इन तीनों पॉइंट को यहाँ लिख रहा हूं, जो आपके स्वस्थ हैं वो हो जाएगा 1 2 3 यानी 75%, और जो आपका क्या हो जाएगा, मादा है या फिर इसको ऐसे कह सकते हैं वाहक, वाहक कितना एक, तो वाहक 70, वाहक है आपका 25%। लेकिन मैंने आपको बताया था जो वाहक होता है, जो वाहक होता है वो कभी भी रोगी नहीं होता है। तो यहाँ पे केवल एक लिखा है जिसको अपन 100 मान सकते हैं, तो स्वस्थ कितना हो जाएगा, इस पीढ़ी में अभी फिलहाल में स्वस्थ है और वाहक इसका 25% है। यहाँ देखें, ठीक है, इतना आप उतार लें। यहाँ से शायद से कुछ मिस्टेक हुई है, क्योंकि स्वस्थ 100% नहीं हो सकता है, संतति में होने वाले रोग की प्रायिकता में कुछ तो मिस्टेक हुई है। ठीक है, इसको एक बार देख लेते हैं अपन, कहाँ मिस्टेक हुई है। देखो यहाँ पे इसमें कुछ चेंज हो सकता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति की शादी हीमोफीलिया रोग वाहक मादा से करवाई जाती है, तो यहाँ x और y है और यहाँ जो वाहक मादा है वो x और x है। तो यहाँ कुछ चेंज करना होगा, यही देख, हाँ 1 मिनट इसको देख लेते हैं, क्रॉस टेस्ट करवा लेते हैं। x और x का करवाए h आ गया आपका, और x और y का, अच्छा था यहाँ गलती कर ली है, यहाँ हमने क्या कर लिया है, h लिखा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे h लिखा नहीं था, बाकी क्रॉस टेस्ट बराबर करवाया था x और y का, ये वाला जो h था यहाँ लिखा नहीं था, इसलिए मिस्टेक हो रही थी। तो अब देखते हैं स्वस्थ व्यक्ति की बात कर लेते हैं। तो 1 2 3, तो जो 75 होगा वो तो स्वस्थ हो जाएगा। इसके बाद में क्योंकि स्वस्थ है क्या, वाहक कभी भी मतलब किस में नहीं गिना जाता, रोगी में, क्योंकि एक ही एच है तो एक 25% ये हो गया, 25% ये हो गया और 25% ये हो गया, यानी 75% 75% स्वस्थ हो गया। और वाहक की बात करें, वाहक एक है आपका तो वाहक 25%, और जो तीसरा है रोगी, और रोगी की जो बात करते हैं वो अपने हो जाएगा ये एक, तो ये हो जाएगा 25%। आपको समझ में आ गया होगा।
इसको पूरे को एक बार लिख देते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति की शादी हेमोफीलिया वाहक मादा से करवाई जाए तो उत्पन्न होने वाली संतति में रोग होने की प्रायिकता क्या होगी। तो स्वस्थ व्यक्ति XY, XX और एज 1 होगा क्योंकि वाहक है, ये ले लिया हमने इसको, और ये नर का ले लिया, यानी स्वस्थ व्यक्ति का आपस में क्रॉस संकरण करवाया तो एक वाहक है और एक रोगी है। तो एक वाहक यानी 25% और एक रोगी यानी 25%। 1 2 3 स्वस्थ है यानी 75% स्वस्थ है। ये चीज़ आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखनी है। इस प्रकार हमने हेमोफीलिया डिजीज को कंप्लीट, यानी हेमोफीलिया जो डिसऑर्डर था उसको कंप्लीट पढ़ लिया है। इसके बाद में हम जो पढ़ेंगे वो हो जाएगा आपका कलर ब्लाइंडनेस और सिकल सेल एनीमिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम इन दोनों डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा बायोलॉजी का आपका जो 5th लेक्चर रहेगा, जो 5वां लेक्चर रहेगा, वो इस पे ही होगा। इन डिसऑर्डर पे ही पढ़ेंगे हम। अभी तो एक ही पढ़ा हेमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया को डिटेल से पढ़ना बाकी है, और आपके वर्णदांता को पढ़ना यानी कलर ब्लाइंडनेस को पढ़ना बाकी है। देखो ये चीज़ें इतनी डिटेल से करवा रहा हूँ कि ये आपके सेकंड ग्रेड के लेवल तक भी काम आ जाएगी, कहीं और से नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी को साथ में, जो एनसीईआरटी में इतनी सारी चीज़ें नहीं लिखी हुई, अभी मैं बता रहा हूँ कि एनसीईआरटी बुक में तो ऊपर ऊपर से थोड़ी बहुत चीज़ें लिखी हुई है, ये चीज़ें नहीं लिखी हुई है, ठीक है। ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।